प्यारे विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। पिछली कक्षा में हमने oogenesis के बारे में अध्ययन किया था। उसमें हमारे कई टॉपिक छूट गए थे। उन महत्वपूर्ण टॉपिकों का अध्ययन हम इस वीडियो में इस कक्षा के माध्यम से करेंगे। तो इस कक्षा में हम पीतक क्या होता है, पीतक के क्या क्या कार्य होते हैं, पीतक की मात्रा के आधार पर अंडों का वर्गीकरण, इसके अलावा विभिन्न प्रकार के जो अंड झिल्लियाँ होती हैं उनका निर्माण कैसे होता है, उनके क्या क्या कार्य होते हैं, शुक्र जनन और अंड जनन की जो क्रिया होती है उनमें क्या समानताएं पाई जाती हैं, क्या असमानताएं होती हैं, उन सभी का अध्ययन हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, आप सभी लोग जानते हैं कि पीतक क्या होता है कि अंडे में एक पोषक पदार्थ होता है जो परिवर्तित होने वाले भ्रूण को पोषक उपलब्ध करवाने का कार्य करता है। तो हम यहाँ देखते हैं कि पीतक के क्या क्या कार्य होते हैं, फंक्शंस ऑफ योग। तो अंडों में संचित जो पीतक होता है उसके कई प्रकार के कार्य होते हैं। जैसे इसका महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है कि जो डेवलपिंग भ्रूण होता है, विकसित होने वाला जो भ्रूण होता है, उसकी जो जैविक क्रियाएँ होती है उनको बनाए रखने के लिए या उनके संचालन हेतु जो आवश्यक ऊर्जा उपलब्ध करवाई जाती है वो योग के द्वारा ही करवाई जाती है। इसके अलावा जो भ्रूणीय वृद्धि के लिए आवश्यक जो पोषक तत्व होते हैं वो पीतक के द्वारा ही उपलब्ध करवाए जाते हैं। भ्रूण में जो आवश्यक जो पदार्थ होते हैं उनके संश्लेषण हेतु या सिंथेसाइज करने के लिए जो रॉ मटेरियल की जो आवश्यकता होती है उसको भी पीतक के द्वारा पूरा किया जाता है। पीतक कई प्रकार के जो अंडे होते हैं उन अंडों के आकार, विदलन के प्रकार, अंडद्रव्य के विभेदन, अंडे के विकास या गैस्ट्रोल भवन के दौरान जो ब्लास्टोमियर बनते हैं उनमें जो मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स होता है, उन सभी महत्वपूर्ण जो क्रिया हैं, इन सभी क्रियाओं का निर्धारण प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पीतक के द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो ये सभी जो महत्वपूर्ण कार्य होते हैं उन सभी का नियंत्रण व निर्धारण पीतक के द्वारा किया जाता है। अब आता है कि पीतक की जो मात्रा होती है उसके वितरण के आधार पर अंडों का प्रकार, यानी कि किस किस प्रकार के अंडे होते हैं। तो प्राणी समूह के जो परिपक्व अंडाणु होते हैं उनमें पीतक की जो मात्रा होती है उसका वितरण भिन्न भिन्न होता है। जैसे वही फिशीज में, एम्फीबियंस में, रेप्टाइल्स में, एवीज में, मैमल्स में भिन्न भिन्न प्रकार के अंडे पाए जाते हैं। तो इन्हीं सभी प्रकार के जो अंडे होते हैं उनमें पीतक की मात्रा भी भिन्न भिन्न पाई जाती है। तो इस पीतक की मात्रा के आधार पर हम अंडों का वर्गीकरण करते हैं। पीतक की मात्रा के आधार पर अंडों के प्रकार। तो विभिन्न प्राणी समूह में जो अंडाणुओं को पीतक की मात्रा के आधार पर हम 4 श्रेणी में वर्गीकृत कर सकते हैं। सबसे पहला आता है एलैसिथल। ए मीन्स एब्सेंट, यानी अपीतकी, जिनमें पीतक की मात्रा बहुत ही कम या होती ही नहीं है, यानी एब्सेंट होती है। उनको हम अपीतकी या एलैसिथल कहते हैं। और एलैसिथल टाइप के जो अंडे होते हैं वो सामान्यतः जो स्तनधारी जो जीव होते हैं, खासकर जो मनुष्य के जो अंडे होते हैं वो एलैसिथियल होते हैं, क्योंकि इनमें भ्रूण को पोषण उपलब्ध कराने के लिए मेमेलियन प्लेसेंटा पाए जाते हैं, इसलिए इनमें पीतक की या यौग की आवश्यकता नहीं होती है। तो इस प्रकार के जो अंडे होते हैं उनमें पीतक की मात्रा नगण्य या अनुपस्थित होती है और ऐसे अंडे पारवासी दिखाई देते हैं। और उच्च स्तरीय जो रहते हैं जिनमें प्लेसेंटा पाया जाता है, जैसे कि मानव, उनके जो अंडे होते हैं वो एलैसिथल होते हैं। एलैसिथल जो अंडे होते हैं उनको माइक्रोलैसिथल अंडों के साथ भी रख सकते हैं। नेक्स्ट टाइप आता है माइक्रोलैसिथल या ओलिगोलैसिथल या मियोलैसिथल। तो माइक्रो या ओलिगो का मतलब होता है कम, यानी कि पीतक तो होता है लेकिन कम मात्रा में पाया जाता है। तो इस श्रेणी के जो अंडे होते हैं वो अंडे आकार में बहुत ही छोटे होते हैं और पीतक की मात्रा बहुत ही कम होती है। जो प्रिमिटिव जो वर्टिब्रेट्स होते हैं, जैसे सब फाइलम सिफेलोकॉर्डेटा और यूरोकॉर्डेटा की क्लास है ट्यूनिकेट्स, तो इसके जो प्राणी होते हैं उनमें माइक्रोलैसिथल या ओलिगोलैसिथल प्रकार के अंडे पाए जाते हैं। इसी प्रकार जो मार्सुपियल स्तनधारी जो होते हैं, जिसमें कंगारू आते हैं, उनमें भी माइक्रोलैसिथल प्रकार के अंडे पाए जाते हैं।
वैसे सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण सी अर्चिन और जो एम्फिऑक्सस के जो अंडे होते हैं वो माइक्रोलेसिथल या ओलिगोलेसिथल प्रकार के अंडे सी अर्चिन और एम्फिऑक्सस में पाए जाते हैं। ये इसके महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। नेक्स्ट आता है मध्यम पीतकी, जिसको हम मीजोलेसिथल या मीडियालेसिथल कहते हैं। तो मीजोलेसिथल का मतलब होता है कि न तो बहुत ही ज़्यादा अधिक और न ही बहुत ही ज़्यादा कम, यानी मध्यम प्रकार की पीतक की मात्रा पाई जाती है। तो इस श्रेणी के जो अंडे होते हैं उनमें पीतक की मात्रा न तो बहुत अधिक होती है और न ही बहुत कम होती है। इस प्रकार के जो अंडे होते हैं वो पेट्रोमाइजोन डेप्नोई, जिनमें लंग फिशेज आती है। ठीक है, लंग फिशेज हो गई। एम्फीबिया वर्ग में जैसे कि मेंढक है, टोड है, उनके जो अंडे होते हैं वो मीजोलेसिथियल प्रकार के या मीडियोलेसिथल प्रकार के अंडे होते हैं। जब उनको देखा जाए तो ये अपारवासी या डेंस प्रकार के या घने प्रतीत होते हैं। नेक्स्ट टाइप आता है आपका पॉलीलेसिथियल या मैक्रोलेसिथल या मेगालेसिथल। इनका मतलब है कि ऐसे अंडे जिनमें पीतक की या यौग की जो मात्रा है वो बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है, ऐसे अंडों को हम पॉलीलेसिथल या मैक्रोलेसिथल या मेगालेसिथल टाइप के एग्स कहते हैं। इस प्रकार के जो अंडे होते हैं वो कार्टिलेज या जो बोनी फिशेज होती हैं उनमें, रेप्टाइल्स और पक्षी वर्ग के जितने भी अंडे होते हैं, और ऐसे स्तनधारी जो अंडे देते हैं जैसे एकिडना है, तो एकिडना स्तनधारी लेकिन वो अंडे देता है। तो इस प्रकार के जो जीव होते हैं जैसे आपके रेप्टाइल्स है, पक्षी है, फिशेज हैं, मछलियाँ, इन सभी में यौग की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है, क्योंकि इनमें किसी भी प्रकार का प्लेसेंटा डेवलपमेंट नहीं होता है। डेवलप नहीं होने के कारण में जो भ्रूण परिवर्तित होता है उसको पोषक पदार्थ उपलब्ध कराने के लिए पीतक की मात्रा अधिक मात्रा में चाहिए होती है। इसलिए इस प्रकार के जो अंडे होते हैं उनको हम पॉलीलेसिथियल या बहुपीतकीय अंडे कहते हैं। अब बताइए पीतक वो तो मात्रा था, मात्रा के आधार पर हमने उनको वर्गीकृत किया। अब आता है कि पीतक के वितरण के आधार पर, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यॉग के आधार पर हम अंडों को किस प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। तो इस आधार पर हम मुख्यतः 3 वर्गों में विभेदित कर सकते हैं। तो पहला आता है होमोलेसिथियल या आइसोलेसिथियल। देखो होमो और आइसो यानी समान मात्रा में, ठीक है, वितरण डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं तो नाम से ही पता चल रहा है होमोलेसिथियल या आइसोलेसिथियल। तो जिन अंडों में पीतक की मात्रा या पीतक का जो वितरण होता है पूरे अंडे में एक समान होता है, समान रूप से वितरित होता है, उन अंडों को हम समपीतकी या होमोलेसिथियल अंडे कहते हैं। इस प्रकार के जो अंडे होते हैं उनको हम माइक्रोलेसिथियल अंडे भी कह सकते हैं, क्योंकि माइक्रोलेसिथियल जो अंडे होते हैं उनमें जो यौग की मात्रा है वो पूरे अंडे में समान रूप से वितरित होती है। केंद्र पीतकी सेंट्रोलेसिथली। तो सेंट्रोलेसिथल का मतलब क्या हुआ कि ऐसे अंडे जिनमें पीतक की मात्रा अधिक होती है और पीतक अंडे के जो मध्य भाग है उस मध्य या सेंटर वाला जो भाग होता है उसमें विन्यासित होता है, उसमें अधिक वितरित रहता है। तो ऐसे अंडों को हम सेंट्रोलेसिथल अंडे कहते हैं। तो जितने भी प्रकार के इंसेक्ट होते हैं, इंसेक्ट के जो अंडे होते हैं वो अंडे आपके सेंट्रोलेसिथल अंडे कहलाते हैं, क्योंकि इनमें जो यौग है वो जो अंडे का केंद्रीय भाग है उसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है, वहाँ अधिक वितरित रहता है। थर्ड नंबर आता है आपका टीटोलेसिथल टीलोलेसिथल या ध्रुव पीतकी। तो वे अंडे जिनमें पीतक की मात्रा बहुत अधिक होती है और अंडे में समान रूप से वितरित न होकर के अंडे के एक ध्रुव पर एकत्रित हो जाती है, उन्हें हम ध्रुव पीतकी या टीलोलेसिथल अंडे कहते हैं। यानी कि पॉलीलेसिथल जो अंडे होते हैं वही अंडे हैं, लेकिन इनमें क्या है कि इनका यौग का जो वितरण है वो पूरे अंडे में एक समान नहीं होकर के किसी एक ध्रुव पर, अंडे में 2 पोल होते हैं, एक एनिमल पोल होता है और एक वेजिटल पोल होता है। तो या तो यौग की मात्रा एनिमल पोल पे अधिक होगी या फिर उसकी वेजिटल पोल पे अधिक होगी। तो इस प्रकार के जो अंडे होंगे वो टीलोलेसिथल अंडे कहलाते हैं। ऐसे अंडे में पीतक की सामान्यतः अंडे के निचले के जो सिरा होता है, मतलब ऐसे अंडे यानी जो टीलोलेसिथल अंडे होते हैं उनमें जो अंडे का निचला सिरा होता है जिसको हम वेजिटल पोल कहते हैं,
उस वेजिटल पोल पर पीतक की मात्रा अधिक पाई जाती है तथा जिस सिरे की तरफ केंद्रक और सक्रिय कोश की तरफ पाया जाता है उसको हम एनिमल पोल कहते हैं। तो इस वर्ग के जो अंडे हैं वो मीजोलैसिथल या जो पॉलीलैसिथल प्रकार के जो अंडे होते हैं उन अंडों में हम टीलोलैसिथल प्रकार के अंडे को सम्मिलित कर सकते हैं। अब आता है बच्चों अंड झिल्लियों का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ एग मेम्ब्रेन्स। सामान्य जंतु कोशिकाओं की तरह जो अंडे होते हैं उनके चारों तरफ प्लाज्मा झिल्ली का आवरण तो पाया ही जाता है, लेकिन कई जंतु ऐसे होते हैं जिनके अंडों में प्लाज्मा झिल्ली के बाहर एक सुरक्षात्मक झिल्लियों का आवरण भी पाया जाता है। इन सुरक्षात्मक झिल्लियों के आवरण को हम सहायक अंड झिल्ली या एसेसरी एग मेम्ब्रेन कहते हैं। इनकी उत्पत्ति के आधार पर ये जो झिल्लियाँ होती हैं उन झिल्लियों को हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं, प्राइमरी एग मेम्ब्रेन, सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन और टर्शरी या तृतीयक एग मेम्ब्रेन। तो सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे प्राइमरी एग मेम्ब्रेन, प्राथमिक अंड झिल्लियाँ। ये झिल्लियाँ अंड तथा जो फॉलिकल सेल्स होती हैं, पुटे के कोशिकाओं के मध्य जो अंड होता है या पुटे के कोशिकाओं के द्वारा इसको स्रावित किया जाता है। प्रारंभ में ये झिल्लियाँ म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स की बनी हुई होती है, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है ये। तो ये प्राथमिक अंड झिल्लियाँ जो रहती हैं म्यूकोपॉलीसैकेराइड की बनी हुई होती हैं, लेकिन बाद में इनमें क्या है कि फाइब्रस जो प्रोटीन होती है वो जमा हो जाती है। इस तरह प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर निर्मित ये जो झिल्लियाँ होती हैं वो झिल्लियाँ आपकी प्राइमरी एग मेम्ब्रेन कहलाती हैं तथा विभिन्न प्राणियों में ये भिन्न भिन्न नामों से जानी जाती है। तो देखते हैं कि कौन कौन से नाम होते हैं इसके। पहले आता है आपका बीटेलाइन मेम्ब्रेन। ये जो झिल्ली होती है म्यूकोपॉलीसैकेराइड और फाइब्रस प्रोटीन की बनी हुई होती है और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, अंडे के चारों तरफ जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के चारों ओर वाइटेलाइन मेम्ब्रेन पाई जाती है। तो ये जो झिल्ली होती है ट्यूनिकेट्स, मछली, इंसेक्ट, मोलस्क, एम्फीबियन जिसमें हम यानी टोड, मेढक, पक्षी वर्ग के जो प्राणी होते हैं उनके अंडों में वाइटेलाइन मेम्ब्रेन पाई जाती है। ट्यूनिकेट्स और जो मछली होती हैं उसमें वाइटेलाइन मेम्ब्रेन को कोरियन के नाम से भी जाना जाता है। सेकंड आता है जोना रेडिएटा। तो जोना रेडिएटा जो मेम्ब्रेन है ये शार्क मछली, कुछ बोनी फिशेज, कुछ एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स वर्ग के जो प्राणी होते हैं उनमें जो प्राइमरी एग मेम्ब्रेन होती है उसको अगर हम लाइट माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो हमें रेखित दिखाई देगी, लेकिन जब इसको हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो उसमें ये संरचना रेखित जो संरचना है वो विकासशील अंड कोशिका के चारों ओर माइक्रोबिलाई के कारण उत्पन्न होती है। ठीक है। और मछलियों के जो अंडों की इस प्राइमरी एग मेम्ब्रेन में एक अनेक प्रकार के छोटे छोटे छिद्र या पोर पाए जाते हैं। इन छिद्रों को हम माइक्रोपाइल कहते हैं। निषेचन के समय शुक्राणु इन्हीं जो पोर होते हैं माइक्रोपोर्स, इनको हम माइक्रोपाइल्स कहते हैं, इनसे शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश करते हैं। तो जोनो रेडिएटा जो मेम्ब्रेन होती है इसका मुख्य कार्य क्या हो गया, यानी कि शुक्राणु के प्रवेश को सुगम बनाना, क्योंकि इसके अंतर्गत माइक्रोपाइल्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट आती है जोना पेलुसिडा। ये भी आपकी प्राइमरी एग मेम्ब्रेन है। तो यह जो आवरण है बहुत सारे जो स्तनधारी जीव होते हैं उनके अंडों में पाया जाता है। मुख्य विशेषता ये है कि जोना पेलुसिडा जो एग मेम्ब्रेन है, प्राइमरी एग मेम्ब्रेन, ये स्तनधारी जीवों में सामान्यतः पाई जाती है। ये जो एग मेम्ब्रेन है ये पारभासी होती है। निषेचन के समय जो शुक्राणु को इस आवरण से निकलना होता है और अंडे के गर्भाशय में जब अंडा यानी निषेचित हो जाता है और निषेचित होने के बाद जब गर्भाशय में चला जाता है तो वहाँ रोपित होता है, जिसको हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। इम्प्लांटेशन तक भी ये अंडे के चारों ओर पाया जाता है, बना रहता है। नेक्स्ट आता है आपका जेली आवरण, जिसको हम जेली एनवलप के नाम से भी कहते हैं। जेली आवरण क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो झिल्ली है इसकी संरचना लगभग जेली के समान होती है तथा यह आवरण काफ़ी मोटा होता है। जेली आवरण एकाइनोडर्मेटा संघ के जो जीव होते हैं उनके अंडों में
और जो समुद्री इन्वर्टिब्रेट्स जो एनिमल्स होते हैं उनके अंडों में मुख्यतः जेली का आवरण पाया जाता है। तो ये हो गई आपकी प्राइमरी एग मेम्ब्रेन, जिनको अलग अलग जंतुओं में अलग अलग नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आता है आपका सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन। तो सभी जीवों में द्वितीयक अंड झिल्लियाँ नहीं पाई जाती है। अंडे की जो प्राथमिक झिल्लियाँ होती हैं उनके बाहर जो फॉलिकल सेल्स होती हैं उनके द्वारा एक झिल्ली और स्त्रावित की जाती है, उस झिल्ली को हम सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, यानी प्राइमरी एग मेम्ब्रेन के बाहर जो फॉलिकल सेल्स होती हैं उनके द्वारा एक लेयर या मेम्ब्रेन सीक्रेट की जाती है, वो ही जो मेम्ब्रेन होगी वो आपकी सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन कहलाती है। और ये जैसे कीट होते हैं एसिडियंस, ट्यूनिकेट्स जिनको हम बोलते हैं, खासकर हर्डमानिया, है ना। इसके अलावा साइक्लोस्टोमेटा के जो अंडे होते हैं उनमें यह जो झिल्ली होती है वो काइटिन की बनी होती है, कठोर होती है, और इसको हम उनमें कोरियोन के नाम से भी जानते हैं। जबकि मेंढक के अंडों में यह एक पतली झिल्ली के रूप में पाई जाती है और जो वाइटेलाइन मेम्ब्रेन होती है उसके बाहर ये स्थित होती है। पूंछ युक्त जो एम्फीबियंस होते हैं जैसे यूरोडेल्स है, रेप्टाइल्स है, पक्षी वर्ग के जो प्राणी होते हैं उनके अंडों में सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन का अभाव होता है, उनमें सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट आता है बच्चों टर्शियरी एग मेम्ब्रेन या तृतीयक अंड झिल्लियाँ। तो ये वे झिल्लियाँ जिनका निर्माण अंडवाहिनी या अन्य किसी मात्रक सहायक जनन अंग या ऊतकों के द्वारा किया जाता है, वो अंड झिल्लियाँ तृतीयक अंड झिल्लियाँ कहलाती है। जैसा कि परिभाषा से हमें स्पष्ट पता चल रहा है कि इनका निर्माण या तो अंडाणु या जो ऊतक की जो कोशिकाएं होती हैं वो इसके निर्माण में भाग नहीं लेती हैं। इन झिल्लियों का जो निर्माण होता है वो तब होता है जब किसी अंडा से या जो अंडा होता है वो अंडवाहिनी से होकर गुजर रहा होता है, तो उसके चारों ओर पाए जाने वाले जो ऊतक होते हैं उनके द्वारा इनका निर्माण किया जाता है। ये निम्नलिखित प्रकार की हो सकती हैं, जैसे अंड प्रजक जो उपास्थल मछलियाँ होती हैं, कार्टिलेज विशेष होती हैं, उनके अंडों में एल्बुमिन और हॉर्नी एग कैप्सूल्स पाए जाते हैं। ये मिलकर के टर्शियरी एग मेम्ब्रेन का निर्माण करते हैं। तो जो हॉर्नी एग कैप्सूल्स होता है इसका स्त्रावण अंडवाहिनी में उपस्थित सेल ग्लैंड्स के द्वारा किया जाता है। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि इसमें किसी भी प्रकार की अंड कोशिका या जो अंडाणु है या जो फॉलिकल सेल्स है वो भाग नहीं ले रही है, जबकि इसका स्त्रावण किसके द्वारा किया जाता है, फैलोपियन ट्यूब्स या अंडवाहिनी के द्वारा। एम्फीबियंस अंडों में बाहर एक जैली आवरण या जैली कोट पाया जाता है जो अंडवाहिनी के द्वारा स्त्रावित होता है। वे या जल में मोचित किए जाने पर अंडों को किसी के सहारे से चिपकने में मदद करता है। रेप्टाइल्स और एबीज वर्ग के जो प्राणी होते हैं उनके अंडों में पाए जाने वाले एल्बुमिन जो सेल मेम्ब्रेन होती हैं, कैल्शियम कार्बोनेट का कठोर कवच तृतीयक झिल्लियाँ कहलाती हैं। आपने देखा होगा मुर्गी का अंडा देखा होगा, पक्षियों के अंडे देखेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट से बनी हुई जो सबसे बाहरी परत होती है वो आपकी टर्शियरी मेम्ब्रेन होती है। इनका स्त्रावण अंडवाहिनी के विभिन्न भागों के द्वारा किया जाता है। अब आता है कि जो एग मेम्ब्रेन होती हैं इनके फंक्शंस क्या होते हैं, क्या क्या कार्य किए जाते हैं। तो अंडों में पाई जाने वाली जो विभिन्न प्रकार की झिल्लियाँ होती हैं उनके अनेक कार्य होते हैं। जैसे अंड झिल्लियों का जो प्रमुख कार्य होता है वो अंडाणु या विकसित हो रहे भ्रूण की सुरक्षा करना होता है। ये झिल्लियाँ अंड प्रजक प्राणियों के अंडों को जो पर्यावरणीय या जो बाहर के जो खतरे होते हैं उनसे सुरक्षा प्रदान करने का इनका मुख्य कार्य होता है। इसके अलावा जो इसका अंदरूनी जो सिरा होता है, अंदरूनी जो भाग होता है उसके दौरान अनेक प्रकार के परिवर्तन होते हैं। तो परिवर्तनशील पीएच या तापमान से उनकी रक्षा करना, विकिरण से बचाना, प्रदूषण व सूखने से बचाना, अनेक प्रकार की मैकेनिकल्स चोटें आती हैं उनसे बचाव का कार्य भी अनेक प्रकार की जो अंड झिल्लियाँ होती हैं, एग मेम्ब्रेन्स होती हैं, उनके द्वारा किया जाता है। और कई जो एग मेम्ब्रेन होती हैं वो क्लीवेज यानी विदलन में भी भूमिका निभाती हैं। एसिडियंस जो रहते हैं उनमें ये झिल्लियाँ सुएनेसेशन को रोकने का कार्य करती है। ऑटो फर्टिलाइजेशन जो रहता है उसको रोकने का काम करती है। एम्फीबियंस में ये झिल्लियाँ अंडे को जल की सतह पर तैरने में सक्षम बनाती हैं।
ये झिल्लियाँ अंडों में एक से अधिक शुक्राणुओं के प्रवेश को, जिसको हम पॉलीस्पर्मी कहते हैं, जब जैसे ही आपकी शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश करेगा तो निषेचन मेम्ब्रेन बन जाएगी। तो उस निषेचन मेम्ब्रेन का निर्माण इन झिल्लियों के द्वारा ही किया जाता है और ये पॉलीस्पर्मी को रोकने का कार्य करती है, यानी कि जो बहु शुक्राणुओं का जो प्रवेश होता है उसको रोकने में सहायता करती है। रेप्टिलिया तथा पक्षी वर्ग के जो प्राणी होते हैं उनमें जो अंडे पाए जाते हैं उनमें एल्बुमिन स्तर अतिरिक्त पोषक पदार्थ प्रदान करने का कार्य करता है। स्तनधारी प्राणियों के जो अंडे होते हैं उनमें पाए जाने वाला जो जोना पेलुसिडा नामक का जो आवरण होता है, ये एक से अधिक शुक्राणुओं के प्रवेश को रोकने का कार्य करता है, यानी पॉलीस्पर्मी को रोकता है ये। और अंडे के संकलन को भी रोकता है और निषेचन के बाद विदलन को प्रेरित करने में भी ये कार्य करता है। अब आता है शुक्राणु जनन एवं अंडाणु जनन की जो क्रिया है उसका हम तुलनात्मक अध्ययन, यानी कि इसमें क्या तो सिमिलरिटीज़ है और क्या इसमें डिफरेंस है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे कि इसमें सिमिलरिटीज़ क्या क्या होती है, यानी शुक्र जनन में और अंड जनन में सिमिलरिटीज़ क्या क्या हैं। तो ये जो दोनों क्रियाएं होती हैं, इन दोनों क्रियाओं के फलस्वरूप जैसे ही आपका स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis की प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी तो आप देखोगे कि दोनों ही युग्मकों का निर्माण करते हैं और दोनों ही युग्मक कैसे होते हैं, अगुणित होते हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि दोनों ही अगुणित युग्मकों का निर्माण करते हैं। दोनों ही क्रियाओं की जो प्रारंभिक अवस्थाएं होती हैं वो समान होती हैं, जैसे गुणन अवस्था है, वृद्धि अवस्था है, परिपक्वन अवस्था है। ये तीनों अवस्था दोनों में समान होती है। हो सकता है कि उनका समय अलग अलग हो, कोई अवस्था लंबी हो सकती है, लेकिन होती तीनों अवस्थाएं समान रूप से पाई जाती हैं। शुक्राणु जनन व अंड जनन की जो क्रियाएं होती हैं उनमें जननिक उपकला की जो कोशिकाएं होती हैं उन कोशिकाओं में गुणन प्रावस्था के दौरान समसूत्री विभाजन द्वारा द्विगुणित शुक्राणु जनन और अंडजनक कोशिकाओं का निर्माण किया जाता है। यानी कि जो गुणन प्रावस्था होती है उसमें पहला विभाजन समसूत्री विभाजन होगा, तो समसूत्री विभाजन के द्वारा दोनों प्रकार की कोशिकाएं बनेंगी आपकी, यानी कि उसमें प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट बनेगी और इसमें आपकी प्राथमिक oocyte बनेगी, लेकिन विभाजन होगा वो समान होगा। शुक्राणुजनक व अंडजनक कोशिकाओं में दो परिपक्वन विभाजन होते हैं, जिनमें से प्रथम परिपक्वन विभाजन तो अर्धसूत्री होता है और दूसरा होता है वो समसूत्री होता है। दोनों ही विभाजन दोनों क्रियाओं में समान रूप से पाए जाते हैं। तो ये तो होगी इनके अंतर्गत पाई जाने वाली सिमिलरिटीज़, यानी कि समानताएं। अब हम पढ़ेंगे कि इनके अंतर्गत भाई ऐसा मानता है क्या है, इसमें डिफरेंसेस क्या हैं। तो शुक्राणु जनन की जो क्रिया होती है वो नर जनन अंग यानी प्रसरणों में होती है, जबकि अंड जनन की जो क्रिया है वो अंडाशय में होती है। दूसरा अंतर क्या है कि शुक्राणु जनन की जो क्रिया होती है वो जीवन भर चलती रहती है। जैसे आपकी प्यूबर्टी यानी कि युवा अवस्था आ जाती है तो तब से लेकर के और ये लास्ट तक जीवन भर चलती रहती है, जबकि अंड जनन की जो क्रिया होती है वो एक निश्चित समय में ही और निश्चित समय तक ही सीमित रहती है। यानी मोनोपोज जब तक होता है तब तक ये क्रिया बनी रहती है, उसके बाद में ये क्रिया अवरुद्ध हो जाती है। इस क्रिया में गुणन प्रावस्था के दौरान यानी मल्टीप्लिकेशन के दौरान जो बनी शुक्रजनक कोशिकाएं होती है वो स्वतंत्र रहती हैं, जबकि इस क्रिया में यानी अंड जनन जो क्रिया है इसके अंतर्गत जो कोशिकाएं बनती हैं उनमें अंड यानी फॉलिकल्स है ना, अंड पुटिकाओं का निर्माण होता है। और वो अंड पुटिका जो है जैसे आपकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल आती है तब वो मैच्योर होता है। सभी शुक्रजनन कोशिकाएं शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं। इसमें केवल एक अंडजनन कोशिका बड़ी होकर अंडाणु कोशिका का निर्माण करती है। शुक्राणु जनन की जो क्रिया होती है इसमें जो वृद्धि प्रावस्था होती है वो छोटी रहती है तथा सभी शुक्रजनन कोशिकाओं में समान रूप से वृद्धि समान होती है, जबकि अंड जनन की जो कोशिका होती है इसमें वृद्धि प्रावस्था बहुत लंबी और जटिल होती है और दो प्रावस्थाओं में विभेदित कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्री वाइटेलोजेनेसिस और वाइटेलोजेनेसिस ये दो अवस्थाएं जिनमें वृद्धि प्रावस्थाओं को हम डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट आता है
कि जो शुक्राणु जनन की जो क्रिया होती है उसकी जो वृद्धि प्रावस्था है उसमें पोषक द्रव्य व आरक्षित खाद्य पदार्थों की मात्रा में वृद्धि नहीं होती है, जबकि अंड जनन की जो क्रिया होती है उसमें वृद्धि प्रावस्था के दौरान न केवल कोशिका द्रव्य की मात्रा में वृद्धि होती है बल्कि जो रिजर्व फूड होता है उसका भी स्टोरेज अधिक होता है। शुक्राणु जनन की जो क्रिया होती है उसमें दोनों परिपक्वन विभाजन प्रेषण के अंदर ही होते हैं, जबकि जो आपका अंड जनन की जो क्रिया होती है इसमें जो दोनों परिपक्वन विभाजन होते हैं वो दोनों ही अंडाशय के बाहर होते हैं। इसमें प्रथम व द्वितीयक परिपक्वन विभाजन समान होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप प्राथमिक शुक्राणुजनक कोशिकाओं से 4 स्पर्मेटेड या 4 शुक्राणुओं का निर्माण होता है, जबकि इसमें केवल यानी अंड जनन की जो क्रिया होती है उसमें केवल एक अंडाणु का निर्माण होता है और 3 पोलर बॉडीज़ का निर्माण होता है जिनका विघटन होकर के वो लुप्त हो जाती हैं। इसी प्रकार जो शुक्राणु जनन की जो क्रिया होती है उनमें स्पर्मेटेड कोशिकाओं का शुक्राणु में कायांतरण होता है, जबकि अंड जनन की जो क्रिया होती है उसमें अंडाणु में किसी भी प्रकार का कोई कायांतरण नहीं होता है। नेक्स्ट, कि इस क्रिया के फलस्वरूप यानी शुक्राणु जनन की जो क्रिया होती है उसके फलस्वरूप लंबे गतिशील पूंछ युक्त शुक्राणुओं का निर्माण होता है, जबकि अंड जनन की जो क्रिया होती है उसके दौरान गोलाकार अगतिशील अंडाणु का निर्माण होता है। शुक्राणु के चारों ओर सुरक्षात्मक आवरण का कोई निर्माण नहीं होता है, जबकि अंडाणु के चारों ओर प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक अंड झिल्लियों का निर्माण होता है। तो ये हो गए आपकी समानता और असमानता।